सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले वाले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। तो पहले इसमें दो स्थिति में पूछा है। पहले पूछा है कि 100 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो प्रश्न में यह पूछ रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। तो पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, और उसके बाद कह रहा है कि दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रथम स्थिति में। क्या लिखना है? प्रथम स्थिति में। तो प्रथम स्थिति में देखिए जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे चित्र बनेगा कि 100 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति का अर्थ यह हुआ कि एक आवेश प्लस 100 माइक्रोकुलाम का होगा, दूसरा आवेश जो है माइनस 100 माइक्रोकुलाम का होगा। तो देखिए यहां पर दो बिंदु आवेश है। कितने बिंदु आवेश है? दो। एक हो जाएगा प्लस 100 माइक्रोकुलाम का और दूसरा हो जाएगा माइनस 100 माइक्रोकुलाम का, क्योंकि यहां पर लिखा है विपरीत प्रकृति वाले। विपरीत मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न आगे क्या लिखा है, वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा, तो मान लीजिए रेखा ए और बी है। रेखा क्या है? ए बी। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी इस रेखा ए बी के मध्य बिंदु मान लीजिए पी हो गया। इस पी पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन रेखाओं के मध्य बिंदु पी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए आवेश Q1 दिया है प्लस 100 माइक्रोकुलाम, Q2 हो जाएगा माइनस 100 माइक्रोकुलाम। या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों आवेश तो बराबर है। दोनों आवेश क्या है? बराबर है, यानी Q1 बराबर Q2। बस चिन्ह विपरीत है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोनों आवेश बराबर है। कितने के बराबर है? तो Q1 Q2 का मान है 10 माइक्रोकुलाम। अब देखिए हर एक प्रश्न में बताया जाता है कि माइक्रो जहां पर आ जाए तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे? माइक्रो को हटाएंगे। और जब माइक्रो हटता है तो बार बार बताया जाता है कि 10 की घात -6 आएगा, यानी जहां से भी माइक्रो हटेगा वहां पर क्या आएगा? 10 की घात -6। अब इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिखना है। छोटा करके कैसे हम लोग लिखेंगे? यहां पर 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 जीरो। 2 जीरो हटाएंगे हम लोग तो 2 घात कम हो जाएगा। 2 जीरो हटेगा तो 2 घात क्या होगा? कम होगा। तो अब देखिए यहां से आ गया Q1 बराबर Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 जीरो हट रहा, 2 जीरो हटाएंगे हम लोग तो 2 घात कम हो जाएगा, तो -4 कुलाम हो गया। यानी Q1 Q2 का मान आ गया 1 गुणे 10 की घात -4 कुलाम। अब देखिए दूरी R, दूरी को R से लिखा जाता है, तो दूरी R का मान कितना दिया है? 2 मीटर दिया गया है। तो दूरी R इजकल टू दिया है 2 मीटर। तो इनके मध्य बिंदु पर पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो यहां पर देखिए दो आवेश है, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता वाला जो लेक्चर है, जो वीडियो बताया गया थ्योरी में, वहां पर सब हम बताए हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग कृपया उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जाकर पहले वो लोग वीडियो देख लें। देखिए धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा बिंदु P पर E1, इसकी दिशा जो होगी धन आवेश से दूर होगी। बताया गया है वहां पर बहुत अच्छे से कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होती है। जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश को देखेगी तो तुरंत उससे दूर भगेगी। क्या होगी? दूर भगेगी, क्योंकि धन आवेश से वह दुश्मनी रखता है। तो धन आवेश यानी प्लस 100 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगा E1, उसकी दिशा इस धन आवेश से देखिए दूर हो रही है, दूर जाएगी। और यह भी बताया गया है कि माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो माइनस की ओर होती है।
क्योंकि वो माइनस से मोहब्बत करती है और क्या होगा, प्लस आवेश से दुश्मनी रखती है। तो माइनस Q माइनस 100 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगा E2, इसकी दिशा माइनस आवेश की ओर होगा। किधर होगा, माइनस आवेश की ओर। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होती है। धन आवेश से क्या होती है, दूर। और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा ऋण आवेश की ओर होती है, यानी धन आवेश से दूर जाएगी और ऋण आवेश की ओर आएगी। तो वही तो है यहाँ पे कि धन आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न हुआ E1, इसकी दिशा इससे दूर दिखाया गया है। और माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न हुआ है, इसकी दिशा माइनस की ओर होगी। तो अब देखिए बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे हम लोग बिंदु P पर क्या लिखना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता E होगा वह E1 प्लस E2 के बराबर होगा। अब यहां पर प्लस क्यों किया गया है, तो सब बताया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले वीडियो में सब बताए हैं। देख लीजिए एक बार और। मान लीजिए दो तीव्रता है E1 और E2, अगर दोनों की दिशा एक ही हो, दो तीव्रताओं की दिशा एक ही हो, तो उस केस में हम लोग जोड़ते हैं, परिणामी तीव्रता निकालेंगे E इक्वल टू, तो E1 प्लस E2 करेंगे। तो E1 प्लस E2 कब करना है, जब E1 और E2 दोनों की दिशा एक ही हो। और यहां पर माइनस कब किया जाता है, जब दोनों की दिशा विपरीत हो। देखिए एक की दिशा राइट की तरफ है, एक की दिशा लेफ्ट की तरफ है। तो दो तीव्रताओं की दिशाएं अगर विपरीत होती है तो उस समय परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2 लिखते हैं। और जब दोनों की दिशा एक ही होती है, एक ही दिशा में दोनों की तीव्रता होती है, तो उस दिशा में E1 प्लस क्या करते हैं, E2। तो देखिए दोनों की दिशा तो एक ही है, एक ही दिशा है, तो E1 प्लस E2 लिखेंगे। तो जो परिणामी तीव्रता होगा E इक्वल टू, वो E1 प्लस E2 होगा। अब हम लोग तीव्रता का सूत्र अप्लाई करेंगे और बताया गया है तीव्रता का सूत्र E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर, R मतलब दूरी। तो अब देखिए P क्या है, P है AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच में है। अब पूरा रेखा AB कितना मीटर है, 2 मीटर, और P मध्य बिंदु है, तो इसका आधा A से P तक की दूरी होगा 1 मीटर। A से P तक की दूरी कितना होगा, 1 मीटर। वैसे ही P से B तक की दूरी कितना होगा, 1 मीटर होगा, क्योंकि एक और एक जोड़ेंगे तो कुल दूरी कितना आ जाएगा, 2 मीटर। तो पहले आवेश से बिंदु P की दूरी 1 मीटर है, दूसरे आवेश से भी बिंदु P की दूरी 1 मीटर है, यानी दूरी जो है दोनों आवेश से बराबर है। तो E1 के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, E इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, तो Q1 लिख देना है, अपान R1 नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों आवेश से बिंदु P की दूरी देखिए बराबर है, तो R ही लिखना है, R1 R2 नहीं लिखना है। तो R लिखेंगे हम लोग, प्लस दूसरे के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 अपान क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, Q अपान R होता है, तो दूसरे के लिए Q2 अपान R लिखेंगे, Q2 अपान R। तो Q2 अपान R, सॉरी R स्क्वायर होता है, तो यहां पर स्क्वायर लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर लिखना है। अब देखिए तो R1 R2 क्यों नहीं लिखे हम, फिर से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, R1 R2 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि बिंदु P से पहले आवेश की दूरी 1 मीटर है, बिंदु B से भी दूसरे आवेश से भी बिंदु P की दूरी 1 मीटर है, तो दूरी बराबर है, इसलिए R1 R2 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ R लिखा जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन होगा, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कॉमन। तो कॉमन हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो बचेगा यहां पर क्या, Q1 अपान R स्क्वायर,
प्लस क्या बचेगा Q2/r²। तो जगह नहीं है, तो अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0 का मान तो सबको पता है, बताया भी गया है कि 9 × 10 यात 9 होता है। Q1 के जगह पर देखिए हम लोग Q1 और Q2 दोनों के जगह पर 1 × 10 यात -4 लिखना है। r² यानी दोनों बिंदु P से दोनों आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर लिखना है। तो r का मान 1 मीटर लिखना है और Q1 Q2 का मान कितना लिखना है, 1 × 10 यात -4 लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 × 10 याद कितना हो गया 9 Q1/r²। तो Q1 का मान देखिए, Q1 का मान कितना लिखा जाएगा 1 × 10 की घात -4 अपान r²। तो r का मान कितना दिया गया है 1, तो 1 का वर्ग लिख देना है प्लस r का मान 2 नहीं लिखना है, अभी चित्र में बताया था ना, बिंदु P से पहले आवेश की दूरी और दूसरे आवेश की दूरी दोनों का मान 1 मीटर था। दूसरा आवेश के जगह पर भी लिखेंगे हम लोग 1 × 10 की घात -4 और नीचे क्या हो गया 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 9 × 10 की घात 9 और गुणे ऊपर से 10 की घात -4 दोनों जगह है, तो दोनों जगह से 10 की घात -4 कॉमन होगा, तो 1/1 का वर्ग 1 मिलेगा। यहाँ पर ऊपर 1 बचा, 1 का वर्ग नीचे 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा 9 × 10 की घात 9 में से 4 घटाइए, देखिए 9 में से 4 घटेगा तो आएगा 5 और 1/1 1 होगा, फिर 1/1 1 होगा, 1 1 कितना हो गया 2, तो 9 × 2 × 10 की घात हो जाएगा 5, तो 9 दूना कितना आएगा 18 गुणा होगा, तो 9 दूना कितना हो गया 18। तो देखिए गुणा करने पर आएगा 18 × 10 की घात 5। अब इसे थोड़ा मानक रूप में लिखा जाएगा। मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा हम बार बार बताते हैं। पीछे से आइए और एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, आगे से नहीं आना है, कहां से आना है पीछे से अटैक करना है, आगे से नहीं अटैक करना है। जब दशमलव नहीं दिया रहेगा तो अटैक कहां से करना है पीछे से, तो अटैक कीजिए पीछे से एक अंक के बाद, तो 1.8 × 10 की घात। आज जब हम लोग पीछे से अटैक करते हैं यानी दशमलव एक अंक आगे आया है, आगे, तो दशमलव जितना अंक आगे आता है ना, तो दिए गए घात में हम बार बार बताते हैं उतने की कमी होगी। तो एक अंक हम लोग आगे लाए हैं, तो 5 में से घटाइए तो कितना आएगा 4, और इसका मात्रक क्या होता है बताया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आंसर निकल गया। अब तो अभी तो हम लोग यहां तक हल किए थे कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल चुके। अब कहां निकालना है, तो अब देखिए पूछ रहा है कि दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यहां तक लिखा गया। तो अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों से समान दूरी मतलब 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का क्या करना है परिकलन करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहां से क्या होगा, तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे दूसरे स्थिति में, क्या लिखना है दूसरे स्थिति में। तो देखिए दूसरे स्थिति में क्या बोला गया है कि दोनों आवेशों से समान दूरी, तो दूसरे स्थिति में लिखना है। अभी से मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि दूसरे स्थिति में, तो दोनों आवेशों से समान दूरी, मान लीजिए 2 आवेश है,
पहले पे था प्लस 100 माइक्रोकुलाम का आवेश, यह बिंदु बी था, और दूसरे पर था माइनस 100 माइक्रोकुलाम का। अब दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर, यानी मान लीजिए यहां पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर निकालना है, तो पहले आवेश से बिंदु P की दूरी दिया है 4 मीटर, दूसरे आवेश से भी बिंदु P की दूरी कितना दिया है 4 मीटर। तो दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग रचना करेंगे कि A से इस पर एक लंब रेखा डाल दिया जाएगा, लंब रेखा, यह मान लीजिए D है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को बताया गया है कि इनके बीच की दूरी कितना दिया है 2 मीटर, बीच की दूरी कितना दिया है 2 मीटर, यानी यह दूरी दिया गया है 2 मीटर। A से B तक की दूरी कितना है 2 मीटर, तो A से B तक का आधा दूरी कितना होगा, तो 1 मीटर होगा। अब वैसे ही D से B तक की आधा दूरी कितना होगा, तो 1 मीटर होगा। अभी जैसे पहले प्रश्न, इससे पहले वाले भाग में जो बताया गया है, वैसे यहां पर भी बिंदु P पर दो तीव्रता उत्पन्न होगा, एक धन आवेश के कारण, एक माइनस आवेश के कारण। तो देखिए धन आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न होगा, इसकी दिशा धन आवेश से दूर होगा, E1, या धन आवेश से दूर जाएगा। और माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगा वह इसकी ओर आएगा, माइनस की ओर आएगा, यह हो गया कितना, E2। और मान लेते हैं हम लोग कि इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। यहां पर कोण हम लोग क्या मानेंगे, थीटा, तो यह कोण थीटा मानेंगे। तो देखिए जब यह कोण थीटा माना जाएगा तो यह रेखा इस रेखा के बराबर है, यानी बताया गया कि किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, किसी त्रिभुज में दो भुजा क्या हो, बराबर, तो इनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है, यानी इस भुजा के सामने का यह कोण और इस भुजा के सामने का यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर यह कोण थीटा हम लोग माने हैं तो यह भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा होगा। और देखिए, और आप लोग पढ़ेंगे इस कोण को हम लोग कहते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसे बोला जाता है त्रिभुज का बहिष्कोण। तो यह कोण है त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाएगा। और त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह इन दोनों कोणों के, यानी अंतराभिमुख कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर देखिए यह कोण थीटा, यह थीटा है, और यह जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण बन रहा है, तो यह जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो थीटा थीटा जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 थीटा मिलेगा। तो यह कोण कितना प्राप्त होगा, 2 थीटा। अब देखिए तो यहां पर भी Q1 और Q2 दोनों का मान दिया गया है 100 माइक्रोकुलाम। कितना दिया गया है, 100 माइक्रोकुलाम। कुलाम में बदलेंगे हम लोग तो 100 गुणे 10 की घात -6 आएगा, और 2 जीरो हटाया जाएगा, 2 घात कम हो गया, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस कितना आएगा, 4 मीटर, इतना मिलेगा। और देखिए पहले आवेश से बिंदु P की दूरी 4 मीटर है, दूसरे आवेश से भी बिंदु P की दूरी क्या है, 4 मीटर। तो दूरी R का मान कितना हो रहा है, दोनों के लिए 4। तो अब हम लोग निकालेंगे पहले E1 का मान। किसका मान निकाला जाएगा, E1 का मान। तो E1 निकालने का सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 की घात कितना होगा, 9। Q1 मतलब पहला आवेश, पहला और दूसरा दोनों आवेश का मान देखिए कितना लिखा गया है, 1 गुणे 10 की घात -4 अपान R²। R मतलब दूरी। तो बताइए पहले आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है, 4 मीटर, तो 4 का वर्ग लिख देना है। तो यह मिलेगा यहां से, देखिए क्या, E1 आ गया 9/, ये आएगा 9/4 का वर्ग हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब गुणे 10 की घात देखिए, 9 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा, 5 न्यूटन प्रति कुलाम। तो यह मान निकल गया E1 का, और ये इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। अगर हम लोग देखिए दूसरा आवेश भी वही है, दूसरा आवेश भी 1 गुणे 10 की घात -4 मीटर है, और दूसरे आवेश से बिंदु P के दूरी भी कितना है, 4 मीटर है।
यानी सब कुछ बराबर है। यहां पर भी दूसरा आवेश Q2 का मान 1 × 10⁻⁴ लेंगे, दूरी भी कितना लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा, यानी सब कुछ वही लिया जा रहा है जो यहां पर लिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं इसी प्रकार E2 का मान भी इतना ही आएगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग, इसी प्रकार, क्या लिखना है, इसी प्रकार E2 का मान, तो E2 का मान कितना आएगा, इसी प्रकार E2 का जो मान आएगा वो आएगा 9/16 × 10⁻⁵ आ जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलाम। और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड हो गया। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का पहला पक्ष बराबर है तो दोनों का दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से देखिए दोनों का दूसरा पक्ष बराबर है तो दोनों का पहला पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2। और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड। तो E1 का मान कितना निकाला गया है, चलिए इसको हम बगल में लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज अभी आगे होगा। 9/16 और 10⁻5 निकाला गया है E1 का मान। लेकिन हमको तो बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। तो यहां पर लिखा जाएगा कि बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E=, अब यहां पर सूत्र अप्लाई होगा √। यह सब बताया गया है कि अगर दो तीव्रताओं के बीच का कोण पता हो, अगर दो तीव्रताओं के बीच का क्या पता हो, कोण, तो अगर दो तीव्रताओं के बीच का कोण पता हो तो उस केस में परिणामी तीव्रता निकालने का सूत्र होगा E बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यह सूत्र होता है। तो अब देखिए E1 के जगह पे, यहां से देखिए जहां जहां E2 है, E2 की जगह पे हम लोग E1 लिख सकते हैं। और जो cos थीटा है, तो दोनों तीव्रताओं के बीच का कोण कितना बन रहा है, 2 थीटा। तो cos थीटा के जगह पर 2 थीटा लिखना है। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां पर देखिए तो उस फार्मूले में जो है मान रखना है, यह हो जाएगा E बराबर √E1² है तो E1² को रहने दीजिए प्लस E2²। तो यहां से देखिए समीकरण 3 से E2 की जगह पर क्या लिखेंगे, E1। तो यहां पर लिखा जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस 2E1, फिर यहां पर E2 आ गया, E2 की जगह पर यहां से क्या लिखना है, E1। और उसके बाद है cos थीटा, क्या लिखा गया है, cos थीटा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग cos थीटा, यानी दोनों, अभी चित्र में बताया गया है कि दोनों तीव्रताओं के बीच का कोण कितना बन रहा था, 2 थीटा। तो यहां पर 2 थीटा लिख देना है। अब देखिए मान कहां से रखा गया है, तो यहां लिख देना है कि समीकरण 3 से लिखा गया है मान। तो यह हो गया E=, इसको जोड़ा जाएगा E1² तो मिलेगा 2E1² प्लस हो जाएगा 2, गुणा होगा E1 का तो E1² और कितना हो गया cos 2 थीटा। अब देखिए √, इन दोनों में से 2E1² कॉमन हो गया तो बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा। और देखिए यह हो गया E = √2E1² 1 प्लस, अब देखिए cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो एक से एक जो है कट गया, आया क्या E = √, गुणा होगा 2 गुना कितना हो गया 4
E1 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, E1 स्क्वायर का E1 हो जाएगा और कास स्क्वायर थीटा का कितना हो गया, कास थीटा। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए E1 का मान तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, निकाला गया है, लेकिन कास थीटा का मान नहीं निकाला गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चित्र से, चित्र हम मिटा दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो वहां से देख लीजिएगा। चित्र से त्रिभुज में आ जाइए, पीडीए में, चित्र में आप लोग देख लीजिएगा पीडीए कहां है। क्या निकालना है, कास थीटा, तो हो जाएगा कास थीटा इजिकल टू, फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार 1 हो गया, कर्ण हो गया 4, तो कास थीटा का मान कितना निकल गया, 1/4। जिससे अभी चित्र बनाया गया था यहां पर, ये देखिए, तो यह P था, यह D, यह A, यह B, तो यहां पर यह कोण थीटा था, यह दूरी 1 मीटर और फिर यह दूरी 1 मीटर, तो यह 90 अंश है, तो यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, यह नीचे वाला आधार हो गया। तो कास थीटा बराबर सूत्र आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना हो रहा है, नीचे 1 मीटर और कर्ण कितना दिया था, 4, तो 4 हो जाएगा। अभी जो चित्र मिटाया गया वहां पर से आप लोग देख लीजिएगा। तो कास थीटा का मान निकल गया। अब हम लोग यहां से मान निकाल सकते हैं, तब इज इक्वल टू हो जाएगा 2। E1 का मान यहां से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 9/16 गुणे 10 की घात 5 गुणे कास थीटा, और कास थीटा का मान यहां से कितना निकाला गया है, 1/4। अब इसी को हल करना है, 2 से हम लोग काटेंगे तो 8 आएगा, तो 9 बट्टे और 8 से वो कितना हो गया 32, और गुणे 10 की घात कितना आ गया 5। अब जब भाग होगा 32 का 9 में, तो 32 का भाग करेंगे हम लोग, 9 में भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाकर पॉइंट जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 32 तिया 32 चौको 4 दूना 8, 4 तिया 12 128, 3 बार में भाग जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9, घटाएंगे हम लोग तो 40 आएगा, फिर एक बार में भाग जाएगा, 32 से करना 32, 32 तिया हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9 96, बचा कितना 4, 40 हो जाएगा, 32 से करना 32, बस दशमलव को एक स्थान पर लिख देना है। तो कितना आ रहा है, 3 दशमलव नहीं आ रहा है यह 0.31 गुणे 10 की घात कितना 5। दशमलव को मानक रूप में लिखना है, एक अंक पीछे जाएगा दशमलव, जब पीछे जाएगा एक अंक तो यह कम हो जाएगा, तो एक कम होगा, तो 3 दशमलव कितना आएगा 1 गुणे 10 की घात कितना आ गया 4, और इसका मात्रक क्या लिखना है, न्यूटन प्रति कूलाम। इनमें दशमलव को हम लोग एक अंक पीछे ले जाएंगे, तो दशमलव जितना अंक पीछे जाता है उतना अंक क्या होगा 10 की घात में से कम हो जाएगा। अच्छा सॉरी, अभी हम एक प्रश्न जो पहले बताए हैं वहां पर दशमलव हम लोग कहाँ लगाए थे, आगे, तो वहां देख लीजिएगा कि आगे आया होगा तो प्लस करना होगा, वहां पर सुधार लीजिएगा। अगर आगे हम लोग लगाए हैं तो 10 घात में +1 कीजिएगा, और यहाँ पे दशमलव पीछे जाएगा तो -1 करना है, तो 10 घात कितना आएगा 4 आएगा। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो है भाग जो हम लोग किए हैं, थोड़ा सा भाग जो है मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ये जो भाग किया गया है वह देखिए भाग करने पर आएगा, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, भाग करने पर इतना नहीं आएगा, यह भाग करने पर आएगा 0.28 आएगा। कितना आ रहा है 0.28, तो दशमलव को हम लोग एक अंक पीछे ले जाएंगे तो 2.8 आएगा, और गुणे 10 की घात 4 इतना आएगा। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए बी तथा सी हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, उसके तीन कोने हैं ए बी और सी। फिर आगे लिखा है कि कोने ए पर एक बिंदु आवेश, कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकुलाम है। कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी है। तो प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हो गया ए बी सी, क्योंकि तीनों कोने ए बी सी हैं। फिर आगे लिखा है कि कोने ए पर एक बिंदु आवेश, यानी कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। तो पूछ रहा है प्रश्न कि कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर, यानी कोने बी और सी के मध्य बिंदु, मान लीजिए यहां पर डी हो गया या पी मान लीजिए, इसके मध्य बिंदु पी पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या हो? 10 सेमी हो। तो यहां से हम लोग इसको मिला देंगे और इस त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है? 10 सेमी। तो देखिए त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी दिया है, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी। यह भी 10 सेंटीमीटर होगा और यह भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और नीचे बी से सी तक भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आधा बताइए, बी से पी तक कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। वैसे ही पी से सी तक की दूरी कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दूरी आर नहीं पता है। जिस आवेश से बिंदु पी की, यानी बिंदु ए से बिंदु बिंदु ए से बिंदु पी पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पर पूछ रहा है। तो ए से पी तक की दूरी पता होना चाहिए। तो दूरी नहीं दिया है तो मान लेंगे हम लोग ए से पी तक की दूरी आर है। सबसे पहले दूरी आर का मान निकाला जाएगा। इस त्रिभुज में हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे हम लोग, पहले देखिए क्या क्या दिया गया है उसको लिख लिया जाए। आवेश Q का मान, देखिए Q का मान दिया है 0.100 माइक्रोकुलाम। अभी हम बताएं कि माइक्रो जहां से हटेगा उसके जगह पर 10 की घात -6 आएगा। तो ये हो गया 0.100 गुणे 10 की घात माइनस किया गया 6 कुलाम। 2 जीरो हम लोग हटाएंगे तो 2 घात कम हो जाएगा। तो Q का मान आ गया 0.1 गुणे 10 की घात -4 कुलाम। या दशमलव है, दशमलव को हटा दीजिए तो दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे तो 1 गुणे 10 की घात, दशमलव को हम बताएं कि जितना अंक पीछे जाएगा तो दिए गए घात में उतने की कमी होगी। तो दिया गया घात -4 है और एक अंक पीछे ले गए तो एक घात कम हो गया तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? 5। यह हो गया कुलाम। तो आवेश Q का मान आ गया। और देखिए, चलिए और कुछ तो दिया नहीं है, हो गया। अब लगाएंगे लोग फार्मूला त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में लगाइए पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हो गया ए बी का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग। तो लंब हो गया ए पी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार हो जाएगा बीपी, ये हो गया बीपी का वर्ग। तो अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है? 10। तो यह 10 का वर्ग हो गया। एपी हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि एपी आर माना गया है। बीपी देखिए बी से पी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100 हो गया बराबर आर स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग बताइए कितना होगा? 25। तो 100 माइनस इधर आएगा तो 25 बराबर कितना आ गया? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान घटाइएगा तो कितना आएगा? 75 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए आर का मान तो निकल गया 75 सेंटीमीटर, ऐसे मीटर में बदलिए तो आर स्क्वायर बराबर मीटर में बदलेंगे हम लोग
तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से क्या कर देना है, गुणा। तो ये सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर में। और ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बी और सी के मध्य बिंदु पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी और सी के मध्य बिंदु, बी और सी के मध्य बिंदु पी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो देखिए आवेश Q का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻⁵। 1 को मत लिखिए, सिर्फ 10 क्या लिखेंगे, -5। तो यहां से हो जाएगा यह। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, तो 9 × 10 कितना हो गया, 9। अभी बताया गया है Q का मान क्या लिखना है, Q का मान था 1 × 10⁻⁵। 1 मत लिखिए, सिर्फ क्या लिखेंगे, 10⁻⁵। नीचे देखिए r², और r² का मान यहां से देखिए कितना लिखना है, 75 × 10⁻²। ये हो गया 9/75। 10⁻9 में से 5 घटाइएगा तो 4 आएगा, एक हाथ ऊपर गया तो 10 प्लस कितना हो गया, 2। भाग करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आएगा 0.0120, भाग करने पाएगा यह। और यहाँ पर कितना हो गया, यह गुणे 10 कितना हो गया, 4 × 2 = 6। दशमलव को हम लोग एक अंक पीछे ले जाएंगे, तो 1.20, तो 10 एक अंक पीछे गया है तो एक घात कम हो जाएगा, तो 10 क्या मिलेगा, 5। और इसका मात्रक क्या लिखा जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग हल कर लीजिएगा, वो बहुत इजी है। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया गया है वैसे प्रश्न वैसे ये भी हल होगा, क्वेश्चन नंबर 34 हो। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। कहाँ शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।